नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एमबीए के अंदर जो कि राजस्थान में कंडक्ट किया जाता है, अगर आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, उसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या होता है। तो इसे देखने के लिए आपको सबसे पहले जो साइट आपको ओपन करनी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो पहले हम एक टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि एमबीए के एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आपने मेरा जो चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अब यहाँ मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी वेबसाइट कौन सी होगी जिस वेबसाइट से हम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ rmap2020.com, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल करा दूंगा। सेकंड जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले आपको जेपीजी फॉर्मेट के अंदर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर। इन दोनों को करने के बाद ये आपको जेपीजी फॉर्मेट के अंदर तैयार करने हैं। फिर सेकंड जो आता है दैट इज़ पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट 400 केबी तक का हो सकता है और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं तो इनको वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, आपको अपना एमबीए एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिया है तो, यानी कि अगर आपने सीमेट ओके या फिर कैट का एग्जाम, एमपेट का एग्जाम, कोई भी अगर आपने एग्जाम दिया है और आप उस एग्जाम के व्याप पर आरमैप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने इस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, आप यूजी के व्याप पर भी ये चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है आपकी वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ही आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि अदर देन जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी के अलावा आप अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, आपका एसटी एससी, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इसके अंदर स्पेशल जो है एसटी में अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी के अलावा आपको अपना टीएसपी एरिया का भी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन ये उसी कंडीशन में जब आप एसटी और टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है आपके फादर्स की, आपके पेरेंट्स की, अगर वो 8 लाख पर एनम से कम है तो उस कंडीशन में आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। फिर आता है एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन के अंदर भी आपको जो स्पेशल कंडीशन है वो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट्स राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं उनको ही एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अदर आउट ऑफ स्टेट यानी कि आउट ऑफ राजस्थान के लोगों को एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको अपना जो एक्स सर्विसमैन की सब कैटेगरी होती है EX1, EX2, EX3, वो भी आपको यहाँ अपलोड करना पड़ता है। फिर आता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आपकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं आपकी, एक तो पीएच और एक कश्मीरी माइग्रेंट्स। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इस प्रोसीजर को समझते हैं कि कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से यहाँ कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपको पेमेंट करना है वो 1200 का पेमेंट रहेगा। यह आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट में आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप यहाँ कर सकते हैं। यूपीआई, नेट बैंकिंग, काफ़ी सारे प्रोसीजर हैं जो आपके जनरली होते हैं, तो वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आपको करना क्या है, आपको अपने डैशबोर्ड रजिस्ट्रेशन पे जाना है। सबसे पहले ये जो कैंडिडेट पैनल है, मैं वापस से जाता हूँ, ये कैंडिडेट पैनल के अंदर ही आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो मिलती हैं, यानी कि टेंटेटिव मेरिट लिस्ट वगैरह, कट ऑफ वगैरह, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको क्या अलॉट हुआ है कॉलेज वगैरह, उस सारी इन्फॉर्मेशन को आपको हमेशा कैंडिडेट पैनल के अंदर ही देखना है। कॉलेज पैनल जो है ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये कॉलेज पैनल इंस्टीट्यूट्स के लिए है जो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट पैनल के अंदर जाना है। तो ये कैंडिडेट पैनल ओपन हो गया। अब इस कैंडिडेट पैनल के अंदर यहाँ बीच में तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से आप अपनी बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ आरमैप का जो जितना भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ स्टेप्स के अंदर ये डिवाइड किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको पहले कौन सा स्टेप कंप्लीट करना है, देन कौन सा आपको स्टेप कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्टर फॉर आरमैप 2020। ये बेसिक है, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, तो इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर भी आप अपने पास रखें, क्योंकि ये मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन दोनों आपके यहाँ रिक्वायर्ड है। आपका ईमेल आईडी यानी कि कैंडिडेट का ईमेल आईडी भी यहाँ अवेलेबल होना चाहिए।
उस ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा और वो अपने ओटीपी से यहाँ आगे बढ़ पाएगा। तो रजिस्टर फॉर आरमैप 2020 आपने यहाँ सेलेक्ट किया। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी अंडरटेकिंग देनी है। अंडरटेकिंग देने के बाद आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स यहाँ ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे विक्रम सिंह, ये मैंने नेम दिया। इसके बाद फादर्स नेम दिया, कुछ भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लक्ष्मण सिंह। या मैं मदर्स नेम में कुछ भी दे सकता हूँ, लक्ष्मी देवी मैंने यहाँ मदर्स नेम दे दिया। फिर इसके बाद मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ 1987 और ये जून में, और 4 जून को मैंने यहाँ दे दिया। तो ये जो डेट का फॉर्मेट आएगा वो आपका ईयर, मंथ और डेट में आएगा। ओके, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ देना है। ध्यान रखिएगा, एक बार एक मोबाइल से जो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, दोबारा से आप उस मोबाइल को यूज़ में नहीं ले पाएंगे। यानी कि एक कैंडिडेट के लिए सेपरेट मोबाइल नंबर होता है। तो जनरली जो ई मित्र वगैरह से कराते हैं, तो ई मित्र वाले क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो वो एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और जितने भी आगे फर्दर कम्युनिकेशन होंगे स्टूडेंट के साथ, वो मोबाइल ओटीपी से होंगे। तो अपना ही मोबाइल नंबर आप यहाँ दें, अपने पेरेंट्स का आप मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, टैब दबाएंगे, तो आपके सामने एक सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा। आप इसके एक बार क्लिक करें। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आपको अपना ही डालना है। ये जो मोबाइल नंबर है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप ये नहीं डाल दें। जनरली कैंडिडेट ये भी गलती कर देते हैं कि जो मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है वही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करें। तो आपके मोबाइल पर थोड़ा वेट करें, ओटीपी आने वाला है। ओटीपी डालेंगे आप, आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन इज डन सक्सेसफुली, गो अहेड। इसके बाद आपको अपना मोबाइल ईमेल आईडी डालना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जिस पर मुझे यहाँ ओटीपी मिलने वाला है। तो आप जैसे ही आप डालते हैं, टैब दबाते हैं आप, तो सेंड ईमेल ओटीपी का मैसेज आ जाता है। तो आपको अपना यहाँ ओटीपी डालना पड़ेगा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा ईमेल को आपको चेक करना पड़ेगा अपने जंक या स्पैम फोल्डर के अंदर, अगर आपके इनबॉक्स में नहीं आता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको ईमेल आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट करें और अपने ईमेल आईडी पर चले जाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ये ओटीपी आ चुका है। तो ये जो ओटीपी है, आप इसे कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद आप अपने यहाँ इस बॉक्स के अंदर जाके डाल दीजिए। वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा ईमेल वेरिफिकेशन इज डन सक्सेसफुली, गो अहेड। इसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं एक पासवर्ड अपना एंटर कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाला और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सेव बटन के ऊपर क्लिक करने पर यह आपके सामने कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आती है कि आपने आरमैप के लिए अप्लाई किया हुआ है। एक टेम्परेरी फॉर्म नंबर आपको यहाँ मिलता है। ये 1006 आपका परमानेंट फॉर्म नंबर नहीं है, ठीक है, ये एक टेम्परेरी फॉर्म नंबर है। तो अगर इन बिटवीन कोई पेमेंट में आपके कोई इशू आ जाता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई भी इशू आ जाता है, तो आपको अपना ये जो नंबर है, जो ट्रांजैक्शन आईडी है, हालांकि आपको ईमेल पे भी मिलने वाला है, आपके पर्सनल ईमेल आईडी जिस पर आपने अपना वेरिफिकेशन कराया था उस ईमेल आईडी पर भी मिलेगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई इशू आ जाता है तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना ईमेल करके उस इशू को रिजॉल्व भी करा सकते हैं। तो बाकी आपको यहाँ डिटेल्स यहाँ मिल ही रही है, ठीक है। देन आप पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ये मैसेज भी दे रहा है कि आपने क्या अपना ट्रांजैक्शन नंबर और आईडी को नोट कर लिया है। नोट वैसे ईमेल भी आ जाता है, तो ईमेल भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आपको ये नहीं मिलेगा, ये एक टेस्टिंग यूआरएल है, तो ये एज इट इज़ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको बस ये है कि यहाँ सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लिखा रहेगा, पेमेंट यही आएगा। और आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैं इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हुए मैं अपनी जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जिस भी नेट बैंकिंग से करते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप करते हैं, तो उसके बाद आपसे वन टाइम पासवर्ड मांगता है, वो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। देन सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद ये आपके वेबसाइट पे वापस से जाएगा। थोड़ा वेट करिएगा, इस बिटवीन में आपको अपना पेज को रिफ्रेश नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपकी स्लो हो जाती है तो कोई भी इशू जनरेट हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी। इस रिसिप्ट को आप अपने पास रखते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो आपके मोबाइल पे भी आती है कि आपका सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन यहाँ हो चुका है, और आपके ईमेल आईडी पर भी एक ईमेल जाता है जिसमें आपका ये ट्रांजैक्शन आईडी की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ होती है। तो इसका मतलब अब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब आपको करना क्या है, ये आपका परमानेंट फॉर्म नंबर है। ये जो लॉगिन आईडी है जो आपके सामने पहले आया था, जो 1000 की सीरीज का था, वो आपका एक टेम्परेरी फॉर्म नंबर था। बट परमानेंट फॉर्म नंबर जो होता है वो कैंडिडेट फॉर्म नंबर है।
जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी से आपको लॉगिन करना है। तो आप होम बटन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो अपना ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि इसमें स्टेटस दिखाएगा कि आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। फिर आपको करना क्या है, सेकंड स्टेप पे जाना है, स्टेप 2, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर RMAP। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ अपना यूज़र नेम जो फॉर्म नंबर था जो अभी पेमेंट होने के बाद आया था उसी को मैं यहाँ डालूंगा। देन जो मैंने पासवर्ड सेलेक्ट किया था उस टाइम पर शुरुआत में, तो वो मैं पासवर्ड यहाँ डालूंगा। साइन इन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मैसेज में आपको अपना जो एक OTP है वो OTP मिलने वाला है, या फिर आप चाहें तो अपने ईमेल पे भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है OTP आप यहाँ जाके। तो OTP मेरे मोबाइल और ईमेल दोनों पे आ चुका है। देन वैलिडेट OTP पे मैं क्लिक करूँगा और ये मैं अंदर एंटर हो जाऊँगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आपको अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपनी सिग्नेचर दोनों को अपलोड करना है। तो ये जो फोटोग्राफ है, आप फोटोग्राफ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका फोटोग्राफ है। तो मैं डेस्कटॉप से मैं किसी कैंडिडेट का नहीं ले रहा हूँ, एक जनरल एक इमेज ले रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये इमेजेस मैंने यहाँ से उठाई और ये मैंने सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। आपको अपना फोटोग्राफ, ऊपर फोटोग्राफ लेना है और नीचे सिग्नेचर लेना है। सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका फोटोग्राफ यहाँ छोटा आ रहा है क्योंकि मैंने इमेज कोई बड़ी नहीं ली हुई है, वो आपको पहले एक्सपेंड होकर दिख रही थी, वो इमेज एक्चुअल में यही थी। इसके बाद देखें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ विजिबल हो रही है, जो एडिटेबल नहीं है, यानी कि आपका फॉर्म नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ शो हो रही हैं। फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अगर किसी भी MBA एंट्रेंस एग्जाम को दिया हुआ है जिसमें कैटेगरीज आपको यहाँ दी हुई हैं, CAT, ZET, CMAT, तो किसी को भी अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ से यस या नो करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने यस किया है तो इसका आगे जाके स्कोर कार्ड ये आपसे मांगेगा। तो मैं जैसे यहाँ यस कर देता हूँ। यस करने के बाद मैं आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया हुआ है। लाइक मैं यहाँ से CMAT 2020 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे आपका रोल नंबर मांगा जाएगा, तो मैं जस्ट एक रोल नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ अभी के लिए। और फिर इसके बाद मैं यहाँ अपना रैंक डाल देता हूँ, जो मेरी ओवरऑल रैंक रही है। फिर इसके बाद देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से डोमिसाइल की और यहाँ डिटेल्स आ रही हैं। आप जो भी डिटेल्स यहाँ एंटर करते हैं उस डिटेल के बिहाफ पर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। आगे अगर डॉक्यूमेंट फिल नहीं कर पाएंगे तो आगे आप प्रोसीड भी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से राजस्थान को सेलेक्ट करता हूँ, तो राजस्थान को सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे कैटेगरी मांगता है। अगर मैं आउट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ तो जम्मू और कश्मीर सेलेक्ट किया तो कैटेगरी ऑटोमेटिकली जनरल हो जाएगी और आपसे सिर्फ सब कैटेगरी मांगी जाएगी जिसमें आप नन या कश्मीरी माइग्रेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आप आउट ऑफ राजस्थान के हैं तो आप अपनी स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप राजस्थान को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे कैटेगरी मांगी जाएगी। तो अगर मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सब कैटेगरी में कुछ नहीं आएगा आपका। डिस्ट्रिक्ट में आप जो भी डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, लाइक मैं यहाँ से जयपुर को ले लेता हूँ, ये मैंने जयपुर लिया। तहसील के अंदर मैं शाहपुरा ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ST को सेलेक्ट करता हूँ तो ST में TSP एरिया मांगेगा ये। तो अगर TSP से बिलोंग करते हैं आप तो यहाँ यस करेंगे। देन सब कैटेगरी आपको ऐड करनी पड़ेगी। अगर नन है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, TSP के जो एरियाज़ होते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। और अगर आप मैं एक जनरल से बिलोंग करता हूँ तो मैं जैसे यहाँ जनरल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब कैटेगरी में नन आएगा। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में मैंने यहाँ से वापस से जयपुर सेलेक्ट कर लिया, तहसील में जाके मैंने विराटनगर दे दिया, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, और यहाँ जो कैटेगरीज आ रही हैं इन कैटेगरीज में से आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से नो को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर एक्स सर्विसमैन यस कर दिया तो आगे चलते आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए मुझे यहाँ से जो अपलोड करना है वो कैटेगरी मांगेगा नहीं क्योंकि जनरल है। अदरवाइज इस कैटेगरी के अलावा कोई भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी तो आपको यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, और जो आपकी कैटेगरी आप वही कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। देन इसके अलावा राजस्थान का डोमिसाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि डोमिसाइल स्टेट आपने यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट की है। फिर इसके बाद कैंडिडेट डिटेल्स आप डालेंगे, लाइक आपने नेशनलिटी डाल दी, रिलीजन डाल दिया, आपने अपना एरिया डाल दिया। आपको अच्छा ये आपकी इनकम पूछ रहा है कि लेस देन 8 लाख है या 8 लाख एंड अबव है। अगर मैं लेस देन लिख देता हूँ तो मुझे अपना इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एड्रेस डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, ये मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये 6 डिजिट का होना चाहिए। मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल डेटा डालेंगे। ये मैंने मोबाइल नंबर। अब देखिए मुझसे यहाँ 10th की और 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है। आपने यहाँ जैसे 10th का डाल दिया कि
इसके बाद देखें आपसे डॉक्यूमेंट जैसे 10th और 12th की, जो 10th और यूजी की मार्कशीट है ये तो कंपलसरी है, सभी के लिए अपलोड करनी है। तो मैं जैसे कुछ भी उठा लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने वाटर बिल उठा लिया। अभी आपको अपना एक्चुअल डॉक्यूमेंट डालना है, ओके। तो ये तो मैं, आप यहाँ देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपलोड करते जाते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड का मैसेज आता रहेगा। अगर आप इनमें से 2 डॉक्यूमेंट करके सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। ये सेव आपको तभी करना है जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ डाल देते हैं। तो आप अपने केयरफुली इन डॉक्यूमेंट्स को डालिएगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। देन अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनली आप सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपके यहाँ सेव बटन हो चुका है, यानी कि अब आपसे यहाँ चॉइस मांगी जाती है। तो चॉइस में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने अपेक्स इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ये आपको प्रोसेस बता रहा है। देखिए इसमें एसएफएस और गैस के 2 ऑप्शंस होते हैं। तो एसएफएस और गैस एक्चुअल में उन लोगों को ही दिखाई देगा जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। गैस एक्चुअल में गवर्नमेंट एडेड सीट होती हैं, तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर होती हैं और वो रिजर्व कैंडिडेट्स यानी कि राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए ही आपकी एप्लीकेबल होती हैं। और आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए गैस सीट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती। आपको अगर आप आउट ऑफ राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम के तहत जो सीट्स आपकी होती हैं, यानी कि आपको कंप्लीट फ़ी के साथ आपको वो अपनी फ़ी पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो गैस सीट्स की जो आपकी पर ईयर की फ़ी होती है वो थोड़ी सी कम होती है एसएफएस के कंपैरेटिवली। इसके अलावा ऐड चॉइस आपने किया तो ये आपके कॉलेज का नेम आप यहाँ देख सकते हैं, चॉइस नंबर, कॉलेज कोड आ गया, कॉलेज नेम आ गया, ब्रांच आ गई, ब्रांच कोड आ गया, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। इसके बाद कोई दूसरा कॉलेज आपने यहाँ सेलेक्ट किया, इसकी मैंने ब्रांच यहाँ सेलेक्ट कर ली। देन मैंने तीसरा कोई कॉलेज सेलेक्ट किया। अच्छा, जो कॉलेज अभी नहीं है एडेड उसकी ब्रांच नहीं आएंगी। तो जो भी आप कॉलेज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मैं एक कॉलेज और यहाँ ले लेता हूँ कोई भी, ओके, ये कॉलेज और ले लिया। तो ये मेरे सामने इस तरीके से आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये मैंने गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, कोई भी कॉलेज इनमें से, तो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं बीच से ये डिलीट कर देता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि एडमिशन मुझे जो मिलना चाहिए फर्स्ट, मैं चाहता हूँ कि एसएस जैन सोबोत मैनेजमेंट में मिलना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर यहाँ ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप ये देखें ऊपर अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे इसमें नहीं चाहिए एडमिशन, तो मैं ये डाउन वाले एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाउन पे नीचे यहाँ आ जाएगा। देन आप सेव चॉइस करेंगे। अच्छा, इसमें आपको बहुत केयरफुली ये चीज़ देखनी है। अगर आपने लॉक चॉइस कर दिया तो लॉक चॉइस का मतलब यहाँ ये होता है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी स्टोर कर लिया फिर आप दोबारा अपडेट कर सकते, नहीं। लॉक चॉइस का मतलब होता है कि हाँ मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई हूँ कि मुझे यही चॉइस रखनी है, आगे मैं चॉइस को अपडेट नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता, ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं लॉक चॉइस के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉक चॉइस होने के बाद आप दोबारा से चॉइस को नहीं फिल कर पाएंगे। और अदरवाइज क्या होता है कि जैसे एक स्पेसिफाइड डेट होती है, उस डेट तक अगर आप अपनी चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है जो लास्ट डेट होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं चॉइस मैं अभी लॉक नहीं करना चाहता, अभी मैं पूछूंगा लोगों से, गाइडेंस लूँगा, तो मैं सेव चॉइस के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, तो सेव चॉइस करेंगे तो उस कंडीशन में आप अपनी चॉइस को फर्दर, ये आपकी अभी के लिए सेव हो जाएंगी, लेकिन जब भी आप लॉगिन करके अगर अपडेट करना चाहेंगे तो आप अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ से जैसे अच्छा एक और है कि अगर सेव चॉइस किया तो आप फाइनल फॉर्म प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, वो तभी निकलेगी जब आपकी चॉइस लॉक हो जाएंगी। अगर लॉक चॉइस कर देते हैं तो आपका फाइनल फॉर्म प्रिंट निकल जाएगा। तो मुझे यहाँ फॉर्म प्रिंट निकालना है, इस वजह से मैं यहाँ लॉक चॉइस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैसेज आ जाएगा कि योर कॉलेज चॉइस आर सेव्ड एंड लॉग्ड, यू कैन नॉट अपडेट इट। अब करना क्या है, चॉइस आपकी यहाँ लॉक हो चुकी है। अगर आप वहाँ छोड़ देते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से भी जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो करें। आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएं, देन अपना फॉर्म नंबर आप दोबारा से एंटर करें, जो फॉर्म नंबर आपने अभी रजिस्टर्ड किया हुआ है। आप अपना यूज़र नेम जो फॉर्म नंबर था वो और पासवर्ड आप दोनों डालेंगे। डालने के बाद आपको वापस से एक OTP मिलने वाला है। ये OTP मैं एंटर करूँगा, वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये मेरा फॉर्म यहाँ जनरेट होके आ जाएगा। तो ये आपको सारी डिटेल्स आपकी दिखा रहा है कि अगर आपने MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उसकी ये डिटेल्स हैं। आपकी जो ब्रांचेज हैं, चॉइसेस हैं, वो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये आपका कंप्लीट फॉर्म यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देन आप यहाँ से प्रिंट कर लें या फिर लॉग आउट कर लें। तो ये लॉग आउट करेंगे, वापस से आप यहाँ आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप RMAP के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी वजह से फॉर्म नंबर या पासवर्ड भूल जाते हैं
तो आप फॉरगेट रजिस्टर्ड इस पर डालें, ईमेल एड्रेस डालें अपना, जिस ईमेल एड्रेस पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ में लिया था, तो आपको अपना फॉर्म नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आपको वहाँ उस ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। तो गाइज़ ये कंप्लीट एक वीडियो था, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। इसके बाद देखें आपसे डॉक्यूमेंट जैसे 10th और 12th की, जो 10th और यूजी की मार्कशीट है, ये तो कंपलसरी है, सभी के लिए अपलोड करनी है। तो मैं जैसे कुछ भी उठा लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने वाटर बिल उठा लिया। अभी आपको अपना एक्चुअल डॉक्यूमेंट डालना है, ओके। तो ये तो मैं, आप यहाँ देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपलोड करते जाते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड का मैसेज आता रहेगा। अगर आप इनमें से 2 डॉक्यूमेंट करके सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। ये सेव आपको तभी करना है जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ डाल देते हैं। तो आप अपने केयरफुली इन डॉक्यूमेंट्स को डालिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। देन अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनली आप सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपके यहाँ सेव बटन हो चुका है, यानी कि अब आपसे यहाँ चॉइस मांगी जाती है। तो चॉइस में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने अपेक्स इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ये आपको प्रोसेस बता रहा है। देखिए इसमें एसएफएस और गैस के 2 ऑप्शंस होते हैं। तो एसएफएस और गैस एक्चुअल में उन लोगों को ही दिखाई देगा जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। गैस एक्चुअल में गवर्नमेंट एडेड सीट होती हैं, तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर होती हैं और वो रिजर्व कैंडिडेट्स यानी कि राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए ही आपकी एप्लीकेबल होती हैं, और आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए गैस सीट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती। आपको अगर आप आउट ऑफ राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम के तहत जो सीट्स आपकी होती हैं, यानी कि आपको कंप्लीट फ़ी के साथ आपको वो अपनी फ़ी पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो गैस सीट्स की जो आपकी पर ईयर की फ़ी होती है वो थोड़ी सी कम होती है एसएफएस के कंपैरेटिवली। इसके अलावा ऐड चॉइस आपने किया तो ये आपके कॉलेज का नेम आप यहाँ देख सकते हैं, चॉइस नंबर, कॉलेज कोड आ गया, कॉलेज नेम आ गया, ब्रांच आ गई, ब्रांच कोड आ गया, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। इसके बाद कोई दूसरा कॉलेज आपने यहाँ सेलेक्ट किया, इसकी मैंने ब्रांच यहाँ सेलेक्ट कर ली। देन मैंने तीसरा कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, अच्छा जो कॉलेज अभी नहीं है एडेड उसकी ब्रांच नहीं आएंगी। तो जो भी आप कॉलेज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मैं एक कॉलेज और यहाँ ले लेता हूँ कोई भी, ओके ये कॉलेज और ले लिया। तो ये मेरे सामने इस तरीके से आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये मैंने गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है, कोई भी कॉलेज इनमें से, तो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं बीच से ये डिलीट कर देता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि एडमिशन मुझे जो मिलना चाहिए फर्स्ट, मैं चाहता हूँ कि एसएस जैन सोबोत मैनेजमेंट में मिलना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर यहाँ ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप ये देखें ऊपर अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे इसमें नहीं चाहिए एडमिशन, तो मैं ये डाउन वाले एरो के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डाउन पे नीचे यहाँ आ जाएगा। देन आप सेव चॉइस करेंगे। अच्छा इसमें आपको बहुत केयरफुली ये चीज़ देखनी है, अगर आपने लॉक चॉइस कर दिया तो लॉक चॉइस का मतलब यहाँ ये होता है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी स्टोर कर लिया फिर आप दोबारा अपडेट कर सकते, नहीं। लॉक चॉइस का मतलब होता है कि हाँ मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई हूँ कि मुझे यही चॉइस रखनी है, आगे मैं चॉइस को अपडेट नहीं करना चाहता, चेंज नहीं करना चाहता, ऐड नहीं करना चाहता, तो मैं लॉक चॉइस के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉक चॉइस होने के बाद आप दोबारा से चॉइस को नहीं फिल कर पाएंगे। और अदरवाइज क्या होता है कि जैसे एक स्पेसिफाइड डेट होती है, उस डेट तक अगर आप अपनी चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है जो लास्ट डेट होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं चॉइस मैं अभी लॉक नहीं करना चाहता, अभी मैं पूछूंगा लोगों से गाइडेंस लूँगा, तो मैं सेव चॉइस के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, तो सेव चॉइस करेंगे तो उस कंडीशन में आप अपनी चॉइस को फर्दर, ये आपकी अभी के लिए सेव हो जाएंगी, लेकिन जब भी आप लॉगिन करके अगर अपडेट करना चाहेंगे तो आप अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ से जैसे अच्छा एक और है कि अगर सेव चॉइस किया तो आप फाइनल फॉर्म प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे, वो तभी निकलेगी जब आपकी चॉइस लॉक हो जाएंगी। अगर लॉक चॉइस कर देते हैं तो आपका फाइनल फॉर्म प्रिंट निकल जाएगा। तो मुझे यहाँ फॉर्म प्रिंट निकालना है, इस वजह से मैं यहाँ लॉक चॉइस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैसेज आ जाएगा कि योर कॉलेज चॉइस आर सेव्ड एंड लॉग्ड, यू कैन नॉट अपडेट इट। अब करना क्या है, चॉइस आपकी यहाँ लॉक हो चुकी है। अगर आप वहाँ छोड़ देते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो करें। आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएं, देन अपना फॉर्म नंबर आप दोबारा से एंटर करें, जो फॉर्म नंबर आपने अभी रजिस्टर्ड किया हुआ है। आप अपना यूज़र नेम जो फॉर्म नंबर था वो और पासवर्ड आप दोनों डालेंगे। डालने के बाद आपको वापस से एक OTP मिलने वाला है। ये OTP मैं एंटर करूँगा, वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये मेरा फॉर्म यहाँ जनरेट होके आ जाएगा। तो ये आपको सारी डिटेल्स आपकी दिखा रहा है कि अगर आपने MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उसकी ये डिटेल्स हैं। आपकी जो ब्रांचेज़ हैं, चॉइसेस हैं, वो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये आपका कंप्लीट फॉर्म यहाँ
कंप्लीट हो जाता है। देन आप यहाँ से प्रिंट कर लें या फिर लॉग आउट कर लें। तो ये लॉग आउट करेंगे, वापस से आप यहाँ आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप RMAP के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी वजह से फॉर्म नंबर या पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट रजिस्टर्ड इस पर डालें, ईमेल एड्रेस डालें अपना, जिस ईमेल एड्रेस पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ में लिया था, तो आपको अपना फॉर्म नंबर, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी आपको वहाँ उस ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। तो गाइज़ ये कंप्लीट एक वीडियो था। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।